तो अब हम लोग देखेंगे मित्रों गुप्त साम्राज्य में संस्थापक श्री गुप्त से संबंधित एक दो तथ्य जो परीक्षा में उपयोगी है। सबसे पहले देखते हैं गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है मित्रों। तो देखते हैं गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक है उनका नाम है श्री गुप्त। कौन है? श्री गुप्त। और लगभग ये 10 साल शासन करते हैं। 240 से कब तक? 240 से 40 साल तक ना, 240 से 280 तक इनका शासन रहता है। ठीक है। और ये क्या हैं? गुप्त वंश के संस्थापक है। और इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख में इनका वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति लेख हम लोग स्रोत में भी देखे हैं, एरन अभिलेख, प्रस्तुति अभिलेख। तो आपको याद रखना है कि इनसे संबंधित है, श्री गुप्त के जानकारी से संबंधित है और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं। ठीक है, स्थापक है। अब आगे बात करते हैं श्री गुप्त के बाद कौन शासक बनते हैं। तो घटोत्कच। कौन बनते हैं? घटोत्कच। क्लियर। कब से कब तक इनका शासनकाल रहेगा? तो 280 से 319 तक। लगभग ये भी 40 साल तक ही रहते हैं, यानी 1 साल कम रहता है। तो 280 से लेकर कितना तक? 319 तक इनका शासनकाल रहेगा मित्रों। तो हम लोग देखेंगे गुप्त वंश में श्री गुप्त के बाद कौन आएंगे? तो घटोत्कच आएंगे। ठीक है मित्रों। हम लोग इसमें देखते हैं इनसे संबंधित एक तथ्य कि इन्होंने महाराजा की उपाधि ली थी। किस चीज की उपाधि ली थी इन्होंने? तो महाराजा की उपाधि ली थी। और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम सम्राट हैं। ठीक है, ये पहले सम्राट हैं, पहले व्यक्ति हैं भारतीय इतिहास में जो महाराजा की उपाधि लेते हैं। कौन है ये? घटोत्कच हैं, गुप्त वंश के संस्थापक के बाद के शासक, जिनकी शासनकाल 280 से कब तक है? 319 तक। क्लियर है मित्रों। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे घटोत्कच के बाद गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम की। इससे एक तथ्यात्मक बात ये याद रखने वाली है कि ये गुप्त वंश के वास्तविक स्थापक माने जाते हैं। स्थापक हम लोगों ने देखा श्री गुप्त को, लेकिन वास्तविक स्थापक अगर बात करते हैं तो किसका नाम लिया जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम का। इनका समय काल है 319 से 335 तक। 319 से 335 तक। ठीक है मित्रों। 319 से कब तक? 335 तक के ईस्वी में हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें गुप्त वंश का वास्तविक स्थापक माना जाता है। क्लियर है मित्रों। लेकिन स्थापक का नाम अगर कहीं आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, तो आप नाम रखेंगे श्री गुप्त का ही। ये स्थापक और वास्तविक स्थापक क्या होता है मित्रों? तो जब किसी वंश में एक जो उसकी प्रारंभ करते हैं उनको स्थापक कहा जाता है, लेकिन उस वंश को उत्थान करने में, उस वंश को बहुत आगे बढ़ाने में जिस शासक के द्वारा सहयोग किया जाता है, यानी जिनके द्वारा प्रारंभ होता है, उनका विराट स्वरूप होता है, उसको कहीं कहीं इतिहास में वास्तविक शासक के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह से गुप्त साम्राज्य में वास्तविक शासक के रूप में किन को जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नहीं। आगे हम लोग द्वितीय का बात करेंगे। उसके इनसे संबंधित और भी तथ्यात्मक बात है। ये तो हम लोग जान गए कि ये वास्तविक संस्थापक थे। एक और चीज हम लोग देखे थे कि कैसे कनिष्क के द्वारा एक ईयर शुरू किया गया था 78 में ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे गुप्त संवत का भी प्रारंभ किया जाएगा उसी तरह से। और कब शुरू किया जाएगा? तो 319 में जब ये सत्ता पे स्थापित होते हैं, उसी साल को गुप्त संवत यानी एक संवत के नाम से प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं गुप्त संवत का प्रारंभकर्ता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है मित्रों। फिर इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट देखेंगे कि ये एक उपाधि लेंगे महाराजधिराज का। ठीक है। महाराजा का उपाधि किन्होंने लिया था गुप्त वंश में? तो घटोत्कच।
लेकिन महाधीराज की उपाधि कौन से लेंगे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन लेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है मित्रों? एक और फैक्ट है, ये वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। तो लिच्छवी, वैशाली याद होगा आपको, वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी है, एक वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी है, वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी है जिनका नाम है कुमार देवी से ये विवाह करते हैं। क्लियर? जब किसी साम्राज्य में शासक अलग किसी शासक के पारिवारिक संबंध बनाता है तो उनका साम्राज्य का विस्तार होता है, वैवाहिक संबंध से आपसे संबंध बढ़ता है, इससे सामाजिक संबंध बढ़ता है, उनकी साम्राज्य की विस्तार होती है। तो हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम महाधीराज की उपाधि लेते हैं और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। क्लियर है मित्रों? इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के कविराज समुद्रगुप्त का। इनको किस नाम से और जाना जाता है? कविराज के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक जो रोचक भी है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, उस पर बात करते हैं। इनका नाम नेपोलियन के नाम से भी भारत में फेमस है। स्मिथ ने, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से संज्ञात्मक विश्लेषण किया है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त से संबंधित कि ये क्यों नेपोलियन कहे गए। तो इन्होंने भारतवर्ष में आक्रमण करके, युद्ध करके दक्षिण भारत और कुछ जगह पे ये क्या किए थे? तो आक्रमण करके उसको जीत लिए थे। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र को ये जीते थे। लगभग अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत से संबंधित तो देखेंगे समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जीते थे, जबकि आर्यावर्त के 9 राजाओं के शासन को मतलब उसके क्षेत्र को जीत लिए थे। तो यहाँ पे मेंशन कर दे, दक्षिण भारत के 12 जबकि आर्यावर्त के 9 क्षेत्र को इन्होंने पराजित करके उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण भारत के 12 और आर्यावर्त के 9 क्षेत्र को, 9 शासक को इन्होंने पराजित किया था। अब हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त से संबंधित, ठीक है, कि जब ये दक्षिण भारत के 12 और आर्यावर्त के 9 शासक को पराजित किए, उनके साम्राज्य को अपने में समाहित कर लिए। इसी कारण इतिहासकार स्मिथ ने इनको नेपोलियन के नाम से संज्ञात्मक विवरण दिया है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी स्मिथ ने इसका उल्लेख कहाँ देखा, इसके कारण इसको कहा। तो इनका उल्लेख हरिसेन रचित, किससे रचित? यानी हरिसेन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसका रचयिता कौन है? हरिसेन है। क्लियर है? तो हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनका विवरण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। महान सम्राट अशोक का नाम आपको याद होगा, मौर्य काल में आपको बताया जा चुका है। यदि मित्र आपने क्लास पिछले वाला नहीं देखा है तो जाके आप देखिए पिछले वाला क्लास, तब आपको पूरा इतिहास पे अच्छा पकड़ होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अशोक के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बनवाया गया था, अभिलेख खुदा गया था, उसी को हरिसेन ने लिखा था। और इसके बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है कि समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के 12 और आर्यावर्त के 9 क्षेत्र, 9 शासक को हरा करके और विजय हुए थे, जिनके कारण स्मिथ इतिहासकार इनको नेपोलियन का संज्ञा देता है।
लेकिन बाद के समय में जब देखेंगे मध्यकालीन भारत में अकबर का जब यहाँ पे उद्भव होता है महान सम्राट के रूप में, तो हम लोग देखते हैं कि जो अकबर है इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को उखाड़ के लाएगा और प्रयाग में स्थापित कर लेगा। इसीलिए इसका नाम भी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। क्लियर है मित्रों? और एक और चीज कि इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में बाद के समय में जहांगीर और बीरबल से संबंधित कुछ चीजें भी उल्लेखित किया गया। इसलिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जहांगीर और बीरबल से संबंधित कुछ जानकारियां भी प्राप्त होती है। क्लियर है मित्रों? तो हम लोग यहाँ देखें कविराज समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ फैक्ट और उससे जुड़े हुए कुछ समझ। अब हम लोग बात करेंगे विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य कहने का मतलब है चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त प्रथम की बात हमने कर लिया है, जो वास्तविक स्थापक थे। लेकिन हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय की जब बात करेंगे तो इन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। आपको याद होगा मित्रों, हमने बहुत पहले क्लास में आपको बताया है कि प्रथम बार विक्रमादित्य की उपाधि उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने लिया था और वो उपाधि बाद में कि सभी साम्राज्य के लिए एक शक्ति की धारणा को बनाता है और समय समय पर भारतीय राजा विक्रमादित्य की उपाधि लेकर के अपने आप को स्थापित करते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत शक्तिमान हैं, बहुत वर्चस्वशाली हैं। तो उसी में चंद्रगुप्त द्वितीय की जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि इनका समय काल 375 से 415 ईस्वी तक का है। 375 से 415 ईस्वी तक का है। और इनसे संबंधित दो फैक्ट तो आपको अवश्य ही याद रहना चाहिए कि इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहता था। याद रखना है, 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे और इन्हीं के दरबार में फाह्यान नाम का यात्री आया था। दो चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो मित्रों, इससे संबंधित एक दो फैक्ट और देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? तो शकों को पराजित करके, हमने पहले बात कर चुका है कि भारत पे विदेशी आक्रमण शक होता है, ठीक है। तो शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ली थी और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया था। ठीक है मित्र, चांदी का सिक्का चलवाए थे ये। क्लियर है? तो याद रखिएगा, शकों को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस उपलक्ष्य में ये क्या चलवाए थे? तो चांदी की करेंसी, सिक्के चलवाए थे। इनके दरबार में 9 रत्न रहा करता था और इन्हीं के दरबार में यात्री फाह्यान आया था। हम लोग 9 कवि, 9 रत्न, आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है ये चीज। फिर हम लोग एक चीज इनसे एक फैक्ट देखते हैं कि मेहरौली के लौह स्तंभ का वर्णन है। मतलब ये हम लोग इसको कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग गुप्त साम्राज्य के स्थापक श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त का। हम लोग इसके आगे बात करेंगे कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त का। किसका बात करेंगे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त का। तब तक एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त था और इनका विवरण प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। इसके बाद शासक घटोत्कच आते हैं जो महाराजा के उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ये गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में करते हैं। महाधीराज का उपाधि लेते हैं और लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह का
ये विवाह का संबंध स्थापित करते हैं। फिर उनके बाद देखेंगे समुद्रगुप्त कविराज के बारे में, जिनको स्मिथ ने क्या कहा है, नेपोलियन के नाम से संज्ञा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये दक्षिण भारत के 12 और आर्यावर्त के 9 शासकों को, 9 क्षेत्र को हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, जिसका वर्णन कहाँ पर है तो हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। जिसका निर्माण किसने करवाया था तो अशोक ने करवाया था, लेकिन बाद के समय में अकबर इसको लेकर के प्रयाग में स्थापित करवा देता है, जिस पर जहांगीर और बीरबल का भी वर्णन है। फिर हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने बाद में शकों को हराने के बाद लिया था और चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहा करता था। और हम लोग देखेंगे कि इसी समय फाहियान इनके दरबार में आए थे। फिर इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट कि मेहरौली लौह स्तंभ, जिसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण करवाए थे। अब इसके बाद हम लोग कुमार गुप्त की बात करेंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं कुमार गुप्त।